नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साइंस का जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, उसमें आज हम लोग जो है विटामिन के बारे में जानकारी मुख्य रूप से हासिल करेंगे। विटामिन के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कौन कौन से विटामिन हैं, इनका खोज किसने किया था, विटामिन नामकरण किसने किया था, और कौन कौन से विटामिन का कौन कौन सा रासायनिक नाम है, कौन कौन उसके स्रोत हैं, और किस विटामिन की कमी से कौन सी रोग होती है, इसको देखने का आज हम लोगों का काम है। यही हम लोग करेंगे। मुख्य रूप से आपका जो जैसे पीसीएस का पेपर है या अनदर भी सिविल सर्विसेज के जो पेपर होती है, उसमें आपको मैच द फॉलोइंग करके दे देता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, स्रोत दे सकता है मिलान करने के लिए, या आपको जो है स्रोत के साथ साथ ये भी दे सकता है कि इसकी कमी से कौन सी रोग होता है। तो एक तरफ से आपको दिया रहेगा विटामिन के नाम, एक तरफ दिया रहेगा कमी से होने वाले रोग। अब आपको मैच करना होगा, ठीक ना। तो इस तरह के खासकर अभी जो पीसीएस का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत सारे, जैसे आप देखेंगे मुख्य रूप से हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में भी क्रोनोलॉजिकल जो है क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे चाहे एंशिएंट हिस्ट्री का उठा लीजिए, तो वहां पे आपको टाइम डेट वाला जो है वह मुख्य रूप से ज्यादा पूछा जाता है। तो किसने खोज किया, इस सभी की जो है बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेंगे, फिर आज के क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको वसा के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मुख्य रूप से एक ऐसा यौगिक होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, यानी उसमें इस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल होता है। अब वो संतृप्त अवस्था में है, असंतृप्त अवस्था में, वो मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। पिछला क्लास आप देख सकते हैं जाके। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, मुख्य गुहा से शुरू हो जाता है। हालांकि पूर्णतः पाचन जो है वह छोटी आंत के डेडिनम वाला जो पार्ट है उसमें होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके 3 पार्ट हैं, ठीक ना। डेडिनम, इलियम और जेजुनम। तो उसके फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें जाके पाचन की प्रक्रियाएं जो है पूर्ण रूप से समाप्त होती है, यानी पूर्ण रूप से वहां पे पाचन होता है। फिर मैंने बताया था प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन का पाचन जो शुरुआत होता है वह शुरुआत होता है अमाशय से। अमाशय से पहले प्रोटीन का पाचन शुरू नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि अमाशय से ही क्यों शुरू होता है, उसका कारण है कि अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है, उससे जठर रस निकलता है। अब इस जठर रस से 2 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, एक पेप्सिन एंजाइम निकलता है, एक रेनिन निकलता है। अब आप बोलेंगे कि पेप्सिन है क्या और रेनिन है क्या। तो पेप्सिन के बारे में मैंने बताया था कि पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो भोजन में आए हुए प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ने का काम करता है। ठीक वैसे रेनिन भी करता है। रेनिन भी क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में जो है वह तोड़ने का काम करता है। तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलना चाहिए कि जब पेप्टोन्स में तोड़ने का काम पेप्सिन भी कर रहा है, रेनिन भी कर रहा है, तो फिर 2 प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता ही क्यों पड़ी यहाँ पे जठर ग्रंथि में। तो उसका मेन कारण यह है कि जो रेनिन जो प्रोटीन को तोड़ता है, वह ऐसे आम जो ऐसे भोजन है उसमें आने वाले प्रोटीन को तोड़ने का काम नहीं करता है। जैसे जब आप मिल्क लेते हैं या मिल्की प्रोडक्ट जब लेते हैं आप, उसमें जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को तोड़ने के लिए रेनिन नामक एंजाइम जो है वो वर्क करता है, और रेनिन के कारण जो है वह टूटता है, किसमें, पेप्टोन्स में तोड़ता है। हालांकि अंततः जो अगर देखा जाए प्रोटीन का जो टूटने का काम है वह मैंने बताया था अमीनो अम्ल में टूटना। जब तक कि वह अमीनो एसिड में नहीं टूटता है तब तक मूलतः पाचन जो है वो प्रोटीन का नहीं होता है। लेकिन शुरुआत तो यहीं से होती है। इसका मतलब अगर आपसे पूछ ले कि प्रोटीन की पाचन शुरू कहां से होती है, तो अमाशय से होता है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य रूप से कार्य क्या है, ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब पाचन पूर्णतः कहां पे होता है प्रोटीन का, तो वह पाचन पूर्णतः तो किसी भी चीज का तो होता है, कहां पे होता है, वह होता है छोटी आंत में, ठीक है। लेकिन एक अंतर है जो बीपीएससी ने भी पूछा है कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं। क्योंकि प्रोटीन है क्या, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बनिक यौगिक है। अब कार्बनिक यौगिक में ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस यौगिक में कार्बन भी संलहित है, सम्मिलित है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन या मतलब कार्बन और हाइड्रोजन सम्मिलित है, इसलिए हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और कार्बनिक यौगिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट आप सुने होंगे, जैसे ग्लूकोज का एक सामान्य सूत्र आप देखे होंगे, C6H12O6 होता है, यानी इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। सेम वही प्रोसेस जो है वह किसमें होता है, वसा में भी होता है, लेकिन प्रोटीन में थोड़ा सा अलग होता है। मैंने आपको बताया भी था
कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। लेकिन उस नाइट्रोजन को, चूंकि पूरे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, तो क्या पूरे के पूरे 78% नाइट्रोजन को हमारा शरीर धारण कर सकता है या ले सकता है? नहीं ले सकता है। उसका 1% भी नहीं ले सकता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ऐसा कोई तत्व, ऐसा चीज नहीं बनाया गया है जो उस ऑक्सीजन को जो है, सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूं, जो उस नाइट्रोजन को जो है पूर्णतः ले सके। हालांकि हवा के माध्यम से जो फेफड़ों में श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है, उसमें तो सभी गैसें, चूंकि इस वायुमंडल में सभी गैसें विद्यमान है, तो जब आप हवा लेते हैं नाक के द्वारा अंदर फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के माध्यम से, तो उसमें आप देखेंगे कि सभी हवा जाता है, मतलब सभी गैसें जाएंगी, नाइट्रोजन भी जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा, सभी अन्य गैसें भी जाएंगी। लेकिन उस गैस का, नाइट्रोजन गैस का हमारा शरीर उपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए सीधी बात है कि वह जितना लिया जाता है उतना ही फिर जब श्वसन छोड़ा जाता है उतना वो बाहर निकल जाता है। तब आप बोलेंगे कि प्रोटीन तब फॉर्मेशन होता कैसे है, आखिर बन कैसे पाता है, कैसे हमारे शरीर में चला जाता है? तो यह जो प्रक्रिया होती है वह प्लांट्स में होती है, पेड़ पौधे में होती है। अब पेड़ पौधों में वही बनता है, अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड बनने के बाद फिर प्रोटीन बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन की भूमिका निहित है, यानी नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता है। तो पेड़ पौधों में जो है वह नाइट्रोजन का मुख्य रूप से आवश्यकता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए यूरिया की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यूरिया में नाइट्रोजन भी होता है, और यूरिया का सूत्र आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप बता दे सकते हैं NH2CONH2 होता है, यानी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और इसी तरह का प्रश्न एक बार बीपीएससी ने पूछ भी लिया है कि जो प्रोटीन है आपका, उस प्रोटीन में मुख्यतः कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? तो प्रोटीन में मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो ये चार तत्व जो है विद्यमान होते हैं, चार एलिमेंट्स जो है विद्यमान होते हैं। ये चारों एलिमेंट्स मिलके एक यौगिक बनाते हैं जिसका नाम है प्रोटीन। और प्रोटीन के बहुत सारे कार्य हैं, समसूत्री विभाजन हो, चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, शारीरिक विकास हो, अंगों का विकास हो, ऊतकों का विकास हो, इस मानसिक विकास हो, इस सभी के लिए, या हार्मोन्स का या ग्रंथियों का विकास हो, उसके लिए प्रोटीन का होना आवश्यक है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था विस्तृत में। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग है क्या, नाइट्रोजन। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट में केवल क्या होता है, केवल तीन ही तत्व विद्यमान होता है, वह है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन तत्व ही विद्यमान होते हैं। ठीक वैसे वसा में भी तीन तत्व ही विद्यमान होता है। कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब आप कहेंगे कि जब वसा में भी यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है और मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, फिर दोनों में अंतर क्या है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है और फैट जो है उससे भी एनर्जी मिलती है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन तुरंत हो जाता है और एनर्जी जो मिलती है उतना ज्यादा नहीं मिलती है जितना ज्यादा वसा से मिलती है। इसका मतलब वसा से मिलने वाला जो एनर्जी है उसकी मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। यानी मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम वसा अगर आपके शरीर में ऑक्सीकरण उसका अगर होता है तो 9.3 किलो कैलोरी के आसपास आपको एनर्जी मिलती है। इसका मतलब देखिए कि यह वसा का जो मात्रा है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएशन होता है। लेकिन अंतर एक थोड़ा सा ये है कि वसा का जो पाचन होता है वह सीधे सीधे छोटी आंत में जाके होता है, उससे पहले उसका पाचन होता ही नहीं है। लेकिन वही कार्बोहाइड्रेट का आप देखिए मुख गुहा से शुरू हो जाता है। जैसे आपको कहा जाता है कि जैसे एक प्रचार आता होगा, आपने देखा अभी होगा टेलीविजन वगैरह पे ज्यादातर आता है कि सूर्य का धूप जो है खूब तेज पड़ रहा है, खूब तेज कड़ाके की जो है गर्मी पड़ रही है। खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की कल्पना कीजिए, आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही है और पूरा आपका एनर्जी डाउन हो गया। एनर्जी डाउन हो गया का मींस क्या हो गया कि पूरा जो एटीपी के रूप में जो माइटोकांड्रिया, जो कोशिका के माइटोकांड्रिया है, जो ऊर्जा संचित की हुई थी वो समाप्त हो गई। अब आप जो है गिर पड़ते हैं। उसमें दिखाता है, एक लेके आता है शीशा ग्लास में और तुरंत एक घोल पिला देता है और तुरंत एनर्जी आ जाती है और सूर्य को जाके उठा देता है। वो तो एक क्रिएशन है, अलग बात है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो तुरंत उसको एनर्जी मिल कैसे जाती है? वह तुरंत एनर्जी ग्लूकोज के द्वारा मिलती है। अब मिलती कैसे है, क्यों मिल जाती है तुरंत ग्लूकोज के लेने से? क्योंकि ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मैंने पहले ही बताया कि मुख गुहा से शुरू हो जाता है। अब क्यों मुख गुहा से शुरू हो जाता है? तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि लार ग्रंथियां तीन टाइप की है, तीन प्रकार की है, मतलब तीन जोड़ी है लार ग्रंथियां मुख गुहा में ही। वहां से टाइलिन नामक एंजाइम का स्रावन होता है। वह टाइलिन मुख्य रूप से दो कार्य करता है, मैंने पिछले क्लास में बता दिया है उसको। ठीक है, तो वहां से पाचन उसका शुरू हो जाता है। लेकिन जो फैट हो है, अब फैट भी दो प्रकार के मैंने पिछले क्लास में बताया भी था आपको, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैट जो है
वह मुख्य रूप से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सैचुरेटेड फैट स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है, बल्कि अनसैचुरेटेड जो फैट होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब आप बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैट है क्या, तो असंतृप्त जो वसा होती है, जो वनस्पतियों में ज्यादातर पाई जाती है, वह असंतृप्त वसा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए केवल वनस्पतियों में पाई जाती है, तो भी यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मछली जो है वो तो जीव है, लेकिन उसमें भी असंतृप्त वसा पाई जाती है। तो मछली का जो तेल होता है उसमें भी वनस्पतियों में जो पाए जाने वाली वसा है वह उसमें भी पाया जाता है। इसलिए मछली का तेल उतना लाभदायक उतना हानिकारक जो है नहीं होता है, क्योंकि उसकी श्रेणी जो है असंतृप्त वसा के अंतर्गत आती है। ठीक ना। तो ये सभी प्रोसेस को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। और विटामिन जो है आपका वो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट में नहीं आता है, या कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत वो नहीं रखा जाता विटामिन को। अब आप बोलेंगे कि यह कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत इसको क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन विद्यमान नहीं रहता है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करना है किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम से रिलेटेड या वनडे एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे प्ले स्टोर पे जाइए, नोटबुक ईडू फॉर ऑल सर्च करेंगे तो हमारा ऐप आएगा, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और रजिस्टर करेंगे, तो आपको सभी के सभी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको ऑप्शन दिखाई दे देंगे। जो भी आपको टेस्ट सीरीज परचेज करना हो आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने ये बताया था वसा के बारे में हम लोग पढ़े थे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। संतृप्त संतृप्त वसा के बारे में मैंने बता दिया था। वसा के कार्य क्या है मैंने बता दिया था। प्रोटीन का खोज किसने किया था, तो मैंने बताया था वर्जिलियस ने सबसे पहले बताया था प्रोटीन शब्द के बारे में। ठीक ना। फिर मैं बताया था इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, ठीक ना, कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं शरीर में, ये सभी चीजों के बारे में मैंने बता दिया था। कार्य इसके कार्य है, क्या क्या कार्य है ये भी हमने बताया था। अलग अलग पार्ट में अलग अलग कौन कौन से कार्य है इसका, जैसे परिवहन प्रोटीन क्या कार्य करता है, जैसे हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है एंजाइम्स के रूप में अगर ये रहता है तो इसका क्या कार्य है, ये सभी चीजों को मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। तो सर्वप्रथम अगर विटामिन की बात किया जाए तो विटामिन शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए आपसे किसने किया था, तो इस शब्द का प्रयोग फंक ने किया था। ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, फंक के द्वारा किया गया था। अब विटामिन क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। अच्छा, कार्बनिक पदार्थ अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन के कण अथवा कार्बन के तत्व विद्यमान होते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक ना। जैसे अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन में क्या था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था और नाइट्रोजन था, यानी 4 तत्व विद्यमान थे। चारों तत्वों के संयोग से क्या बन रहा था, मुख्य रूप से प्रोटीन का निर्माण हो रहा था। ठीक। कार्बोहाइड्रेट की बात हम लोग ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व कौन कौन से एलिमेंट विद्यमान रहते हैं, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और मुख्यतः ऑक्सीजन है। ठीक उसी तरह से अगर देखा जाए विटामिन में भी कार्बनिक जो है कार्बन का मुख्य रूप से उपस्थिति होता है, इसीलिए इसको कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। लेकिन बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है विटामिन की। ठीक ना। इसका संश्लेषण जो है हमेशा कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। लेकिन विटामिन डी और के की अगर बात किया जाए तो संश्लेषण इसका कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो अगर विटामिन की बात किया जाए तो विटामिन जितने भी टाइप्स ऑफ विटामिन हैं उसका संश्लेषण सेल्स के द्वारा नहीं होता है, कोशिका के द्वारा नहीं होता है। लेकिन 2 टाइप्स ऑफ द देखा जाए विटामिन के बारे में, जैसे विटामिन डी और विटामिन के, यह 2 ऐसे विटामिन है जिनका संश्लेषण सेल्स के द्वारा होता है, कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है। जैसे आपको पता भी होगा कि विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से अब सूर्य के प्रकाश में ये नहीं कि दोपहरिया के 2 बजे के घाम में चला जाए, धूप में या बैठ जाए और उसमें से विटामिन डी मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, उसमें बीमार पड़ जाएगा आदमी। तो सुबह का जो धूप होता है उसमें जो है ये मिलेगा विटामिन डी। तो विटामिन डी और के का संश्लेषण जो है कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक ना। अब विलेयता के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विलेयता के आधार पर 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। यह विलेयता के आधार पर 2 प्रकार के कैसे, जैसे विलेयता का मतलब समझ रहे हैं आप, घुलने के आधार पे, जैसे जल में घुलनशील है कि नहीं है या वसा में घुलनशील है कि नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 प्रकार के विटामिन आपको देखने को मिलेंगे। तो जल में घुलनशील मतलब जो आसानी से जल में घुल जाए। अच्छा, ज्यादा रटने की भी चीज नहीं है। आप देखे होंगे एक विटामिन सी है, खासकर विटामिन सी के बारे में आपको अगर एक चीज पकड़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो विटामिन सी आप देखेंगे किसमें पाया जाता है, साइट्रिक्स जो अम्ल होता है उसमें पाया जाता है। साइट्रिक्स जो फ्रूट होता है उसमें पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसमें। अब उसके रस को अगर आप जल में घोलना चाहें तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, आसान से घुल जाएगा। जैसे आप देखे होंगे सामान्यतः जब गर्मी का ज्यादा दिन होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कतें होती हैं तो लोग रस वगैरह पीते हैं। तो रस वगैरह पीते हैं तो क्या करते हैं, उसमें नींबू गाड़ते हैं, चीनी डालते हैं और उसके बाद से घोलते हैं, घुलने का काम करते हैं। इसका मतलब वह जो नींबू का रस है वो क्या हो जाता है, घुल जाता है, घुल जाता है। और वह है क्या, उसमें विटामिन सी है। इसका मतलब विटामिन सी है वह घुल जा रहा है किसमें, जल में घुल जा रहा है।
तो इस आधार पर हम कहेंगे कि वह जल में घुलनशील विटामिन है। तो दो तरह के विटामिन आपको देखने को मिलेंगे। विटामिन एक वसा में घुलनशील जो कि जल में बिल्कुल ही नहीं घुलते हैं, और एक विटामिन जो कि जल में घुलनशील विटामिन है, जो कि जल में ही घुलते हैं। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वह दो ही है। एक सी अगर याद आप कर लिए हैं तो सी से पहले याद कर लीजिए, सी से पहले क्या आता है, बी आता है। तो बी और सी दो ऐसे विटामिन है, विटामिन बी विटामिन सी। हालांकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, बहुत सारे विटामिन इसमें है, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। विटामिन बी1 से लेकर बी12 तक इसमें पाया जाता है, ठीक ना। तो विटामिन बी हो गया समूह, और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। इसके अलावा जितने भी आपको विटामिन देखने को मिलेगा वो सभी के सभी वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं है। अर्थात जल में आप उसको घोल नहीं सकते हैं, वसा में वो घुल जाएगा लेकिन जल में नहीं घुल जाएगा। जैसे कौन कौन विटामिन हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, और विटामिन के हो गया। यह ऐसे विटामिन हैं जो जल में बिल्कुल घुल ही नहीं सकते हैं, केवल और केवल किसमें, वसा में घुलनशील है, और वसा में ही ये घुल सकते हैं, ठीक है। तो किसके बारे में मैंने बताया, ए, डी, ई और के, ये चार प्रकार के विटामिन है जो वसा में फैट में ही घुलनशील है, यानी फैट में ही घुल सकते हैं, ठीक है। और विटामिन बी के बारे में मैंने बताया कि बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, यहां से प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, मैच द फॉलोइंग में अगर पूछा जाता है तो एक तरफ से आपसे विटामिन पूछा जाता है, दूसरी तरफ आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है या तो रोग के नाम, मतलब इसकी कमी से कौन से रोग होता है, या दूसरे टाइप से ऐसे पूछा जा सकता है, एक तरफ विटामिन दे दिया रहेगा, एक तरफ सोर्स दिया रहेगा, सोर्स दिया रहेगा किस स्रोत से पाया जाता है। तीसरे टाइप का अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जा सकता है, एक तरफ आपसे विटामिन दे दिया रहेगा और दूसरे तरफ उसका रासायनिक नाम दे दिया रहेगा। तो ये यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरफ विटामिन का नाम, एक तरफ से रासायनिक नाम, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, फिर एक तरफ से विटामिन का नाम देखेंगे, फिर एक तरफ से रासायनिक नाम के अलावा हम लोग सोर्स देखेंगे, किन सोर्स से ये मिलता है, और एक तरफ विटामिन देखेंगे, फिर एक तरफ रोगों के नाम देखेंगे, क्योंकि यह तीन टाइप के जो प्रश्न है वो यहाँ से पूछ ही लिए जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी मैंने बताया कौन कौन ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो केवल आप सी याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन है जो मुख्यतः किसमें घुलनशील है, जल में घुलनशील है। अगर आपको कभी भी याद ना आए तो याद कर लीजिएगा केवल सी के बारे में। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है वो नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक्स फ्रूट में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, और वो आसानी से क्या होता है, जल में घुल जाता है। तो जब सी घुल जाएगा तो उससे पहले आने वाला बी भी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि विटामिन बी और सी दो ऐसे विटामिन है जो आसानी से जल में घुलनशील है, आसानी से जल में घुल सकते हैं। लेकिन विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया, ये जल में घुलनशील नहीं है। आगे अभी मैं बताऊंगा, जैसे अभी कुछ समय पहले मैं बता रहा था कि सभी विटामिन में कोई भी विटामिन कोशिका के द्वारा संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन दो ऐसे विटामिन है, विटामिन डी और विटामिन के, जिनका कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषण होता है। जैसे मैंने बताया धूप लेने से विटामिन डी मिलता है, लेकिन वो धूप कैसा होना चाहिए, सुबह का होना चाहिए। तो विटामिन डी और विटामिन के क्या कोशिका के द्वारा इसका संश्लेषण तो हो रहा है। तो इसमें से जो ए, डी, ई, के है, इसको अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो जल में नहीं घुल सकता है। जैसे विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत अगर आपको देखने को मिलेगा तो या तो गाजर, या तो आंवला, या तो मुख्य रूप से अगर नॉन वेजिटेरियन है आप तो उसमें आपको देखने को मिलेगा लीवर जो होता है ना, लीवर यानी यकृत जिसको कहा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है विटामिन ए पाया जाता है। क्या उसको आप जल में घोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं घोल सकते हैं। इस तरह से विटामिन ए, डी, ई, के जो है इस तरह के विटामिन है जिनको आप जल में नहीं घोल सकते हो, अर्थात यह वसा में ही घुल सकता है। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब थोड़ा थोड़ा नाम देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर आपको देखने को मिलेगा तो रेटिनॉल याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है या कैरोटीनॉइड है, तो आप याद रखेंगे रेटिनॉल, खासकर ज्यादातर एग्जाम में रेटिनॉल करके ही पूछता है। तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए है। अब इसमें देखा जाए कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जो हो गया, आंख से मतलब आंखों से दृष्टिता वाला जो रोग हो गया। जैसे एक प्रकार का दृष्टिता वाला रोग हम लोग पढ़े थे लेंस की क्षमता पर, यानी पावर ऑफ लेंस, जब आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो उसके आधार पर आप देखे होंगे कि नेत्र की क्षमता जब मुख्य रूप से समाप्त होती है या मुख्य रूप से खराब होती है तो उसके तरफ से इफेक्टेड होता है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा हो गया कि विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल जैसे हो गया, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी मुख्य रूप से देखा जाए रतौंधी हो जाता है, जिसको रतौंधी कहा जाता है। अब इसके सोर्स क्या है, एग हो गया, बटर हो गया, पपाया हो गया या कैरेट, सबसे मुख्य स्रोत इसका कैरेट है, गाजर है ना। मुख्य रूप से दूध के बारे में भी मैं बताया था कि संतुलित आहार तो है दूध, लेकिन एक पूर्णतः संतुलित आहार की श्रेणी में इसको नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की कमी दिखाई देती है, ठीक ना।
फिर लीवर में और कैबेज में। तो लीवर में अभी मैंने बताया, लीवर जानते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन जो लोग होंगे जानते होंगे, लीवर यानी यकृत, यकृत मतलब कलेजी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये मुख्यतः विटामिन ए के सोर्स हैं। अब चलते हैं विटामिन बी में। तो विटामिन बी में जो है केवल एक नहीं है, नंबर ऑफ सीरीज है इसमें विटामिन बी के। इसमें बी1 से लेके बी12 तक आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें बी1 में देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन, और इसमें अगर देखेंगे यह पानी में घुलनशील है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी, याद रखिएगा। बी2 जो है इसको कहा जाता है राइबोफ्लोविन, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। और इसमें भी जो है इसकी कमी से क्या होता है, एरिबोफ्लेविनोसिस जो रोग है वह हो जाता है बी2 की कमी से, ठीक ना। अब बी2 में कौन कौन से सोर्स हैं थोड़ा सा देख लेंगे। विटामिन बी1 जो है जैसे मटर हो गया, मीट हो गया, पोटैटो हो गया, सोयाबीन हो गया, मिल्क हो गया, इसमें पाया जाता है। बी2 जो है ग्रीन वेजिटेरियन हो गया, मीट हो गया, चीज हो गया, सोयाबीन हो गया, मिल्क हो गया, इसमें पाया जाता है। फिर विटामिन बी3 की अगर बात किया जाए तो बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन नाम है, ठीक ना। और पिलाग्रा जो रोग होता है, पिलाग्रा जिसको कहा जाता है, वह रोग विटामिन बी3 के कमी से हो जाता है, ठीक ना। फिर विटामिन बी5 की अगर बात किया जाए तो इसका नाम है रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड, ठीक ना। पेंटोथेनिक एसिड है विटामिन बी5 का, और इसके कमी से पैरेस्थीसिया जो है रोग है वह हो जाता है। विटामिन बी6 की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन या पैराडॉक्समाइन इसका नाम है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता जिसको कहा जाता है। अच्छा, एनीमिया रक्त अल्पता है क्या? हालांकि कभी मैं अलग से चर्चा कर दूंगा इसमें। एनीमिया रक्त अल्पता जो है इसका मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, ठीक है। तो इस पे विस्तृत से जब हम लोग मुख्य रूप से आएंगे ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर पे, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से, विटामिन 6 की कमी से। इसके स्रोत क्या है? ड्राई फ्रूट्स हो गए, या मुख्य रूप से पीस हो गया, पल्सेस हो गए, फिश हो गया, मीट, मिल्क हो गया, ये सब सोर्स हैं इसके। विटामिन बी7 की अगर बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम है बायोटिन, और इसमें अगर देखेंगे तो इसकी कौन सी रोग हो जाता है, तो डर्मेटिसिस या इंटरेटिस जो रोग है वह इसके कारण हो जाता है। विटामिन बी9 के बारे में देखा जाए तो फॉलिक एसिड या फोरेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। और बर्थ डिफेक्ट जो है यह इसकी कमी से रोग हो जाता है। विटामिन बी12 देखा जाए, बी कम्प्लेक्स जिसको कहा जाता है, इसका मुख्य रूप से रासायनिक नाम देखने को मिलेगा सेनोकोबैलामी जो है इसका नाम है सेलेकोबैलामिन, और इसकी कमी से जो होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है इसका हो जाता है कमी से रोग। और इसका सोर्स है एग, मीट, लीवर, चीज, मिल्क, ये से मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। अच्छा, बी12 की कमी से बालों का जो पकना है ये भी बी12 की कमी से ही होता है, ठीक ना। अब है विटामिन सी, यह भी जल में घुलनशील है। अब इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, ठीक ना। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से हो जाता है। फिर विटामिन डी की अगर बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो एर्गो कैल्सीफेरॉल है, या चोलेकैलोसिफेरॉल इसका मुख्य रूप से नाम है। वसा में मैंने पहले ही बताया, वसा में घुलनशील है। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। और इसके सोर्स क्या है? एग है, कोल्ड लिवर ऑयल है, जैसे मछली का तेल हो गया, मिल्क हो गया, सनलाइट हो गया, ये है। विटामिन ई देखा जाए तो इसका नाम है टोकोफेरॉल, और मुख्यतः इसकी कमी से जो हो जाता है होमोलाइटिक्स एनीमिया हो जाता है। विटामिन के जो है इसका नाम जो है फाइलोक्यूनिन है, और इसकी कमी से ब्लीडिंग जो है या डिथाइसिस या मुख्य रूप से हो जाता है। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे अपने अगली क्लास में। आज हम लोग का विटामिन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ज्यादा समय हो गया। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।